एक बार फिर से आप लोगों के बीच हूँ मैं, आपका अमराज़ार जबना दास्तान गोई में लंदन की एक रात कहानी को लेकर कहानी के सिलसिले को पिछले भाग से आगे बढ़ाता हूँ। सिर्फ 2 गज और बीच का अंधेरा, भीड़, आधा चेहरा और एक लंबा युवक जो विली पर झुका है। विली की कमीज का कॉलर हाथ में पकड़कर वो उसे दीवार के पास घसीट लाता है। खटाक खटाक वो स्कार्फ फूल जाता है, स्कार्फ जो उस लंबे व्यक्ति ने गले में बांध रखा है। रंगीन, उस पर गुलाब के फूल छपे हैं, गुलाब के फूल और खून जो विली के होठों से फिसलता हुआ उसकी गोटी तक बह आया है। एक क्षण की झलमले में सब कुछ उभर आया है, आवाज़ें, पसीना, लेन की खट्टी सी गंध और हंसी। और तब वो आया था, एक ठिकना सा व्यक्ति जो अभी तक भीड़ के अंधेरे में छिपा था। उसकी घनी बाहों के बीच छोटी अस्थिर आंखें चमक रही थी। बाहों के बाल इतने लंबे और घने होकर उसकी आंखों पर झुकाए थे, जो कि लगता था जैसे उसने अपने चेहरे पर किसी कुत्ते का मास्क पहन रखा हो। वो बहुत ही धीमे कदमों से विली की ओर बढ़ रहा था। कहाँ गई तुम्हारी डार्लिंग? उसने झटके से बिल्ली की ठुड्डी को ऊपर उठा दिया। बोलो, कहाँ गई? हर बार कहाँ गई कहते समय विली के सिर को दीवार की तरफ धकेल देता था। हर बार विली की देह एक शराबी की तरह झूम जाती थी और वो हंस रहे थे। बैश हिम देयर, दूसरे ने अपने की ओर इशारा किया। खटखट, सिर के दीवार से टकराने की आवाज़, खटखट में दिल की पगली ज्वरग्रस्त धड़कन, पसीने और खून से लिथड़ी बिली की कमीज और एक अनवरत कभी ना खत्म होने वाली खटखट और एक भुतैली सी हंसी। बोलो, कहाँ गई? स्पीक 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 यू फिल्दी। खट खट खट, स्कार्फ में झूलते हुए रंगीन गुलाब के फूल। मुझे अब कुछ भी याद नहीं। सच पूछो तो ये नहीं मालूम कि मैं खुद चिल्लाया था या कोई बाहर की चीख मुझे सहसा झंझोड़ गई थी। नहीं, आज भी मैं विश्वास नहीं कर पाता कि वो भयावह चीख मेरे गले से निकली होगी। मुझे सिर्फ इतना भर लगा था कि मेरी सांस एक अंधे चमगादड़ की तरह मेरी छाती की दीवार से टकराती हुई बेतहाशा फड़फड़ाने लगी थी और मैंने एक धक्के से उन दोनों को अपनी गर्दन से छुड़ा लिया जिन्होंने अब तक मुझे रोक रखा था। सिर्फ 2 गज और बीच का अंधेरा। मैं विली की तरफ बढ़ा था। मैं उससे कुछ कहना चाहता हूँ, उसे छूना चाहता हूँ। मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। बीच का अंधेरा और वो ठंडे हाथ और तब वो चीख। मेरा सिर उस अदृश्य व्यक्ति की ठुड्डी से टकराया जिसने मुझे बीच में पकड़ लिया था। दूसरे हाथ से उसने मेरा चेहरा भींच लिया। मेरा मुंह उसकी कमीज पर घिसटता गया। आई विल टीच यू हाउ टू रन। न जाने क्यों मैं अपनी टांगों को बेताशा मिर्गी के मरीज की तरह हवा में घुमाने लगा। कुछ नहीं होगा, मैंने सोचा, वो मुझे छोड़ेगा नहीं। और तब मुझे लगा जैसे अब मैं सांस नहीं ले सकूंगा, किंतु ये गलत था। हर दूसरी सांस पहली सांस की गिरफ्त से अपने को छुड़ाकर ऊपर आती थी और फिर मुझसे चिपक जाती थी और मैं सोचता था ये आखिरी है, लेकिन तीसरी सांस फिर छटपटाते हुए अपने को दूसरी सांस के पिंजरे से छुड़ा लेती थी और मुझे आश्चर्य हुआ कि कोई भी सांस पीछे रहकर आखिरी नहीं बनना चाहती। और तब एक भयंकर सी खुशी ने मुझे अपने में लपेट लिया, जैसे मैं अब तक सिर्फ इस लम्हे को जी रहा था, इस लम्हे के लिए जी रहा था और अब वो आ गया है और आने वाली घड़ियों में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसके मानी वही होंगे जो पहले थे। कोई भी डर पहले जैसा डर नहीं होगा। मैं भूल गया था कि मैं अकेला हूँ और सिर्फ ये नहीं जानता था कि एक दिन वो मुझे पकड़ लेंगे। अब वो पहले जैसा आकारहीन नहीं था, वो डर अब वो ठोस था और सीमित था, उतना ही बड़ा जितना मैं हूँ। हम दोनों अंधेरे में जानवरों की तरह सांस ले रहे थे और मुझे लगा जैसे मैं आखिर तक अपनी टांगों को इसी हवा में घुमाता रहूँगा। ओह डियर, हाउ फनी इट इज़, हाउ फनी। कोई हंस रहा है। क्या ये मैं हूँ? हंसी जिसकी कोई आवाज़ नहीं, घूंसे, गालियाँ और फिर वही हंसी। वो मुझे घसीटते ले गए हैं गली के कोने तक। मैं उठने की कोशिश करता हूँ और बैठ जाता हूँ। फिर इच्छा होती लेट जाने की, वही सड़क पर, लेकिन आँख बंद करते ही लगता है जैसे और चीज़ एक ज्वार की तरह ऊपर उठती है मेरी टांगों में, छाती में, बाहों के जोड़ों में, उठती है और बह जाती है। क्या ये पीड़ा है? और मुझे हल्का सा आश्चर्य होता है कि मैंने ज़िंदगी के इतने बरस बिता डाले और कभी इसे नहीं जाना। लगता है मेरी चेतना ने इस पीड़ा का एक छोर पकड़ लिया और घिसटती जा रही है। कभी सिर्फ चेतना रह जाती है, पीड़ा से अलग। तब लगता है जैसे मैंने कुछ खो दिया है। बारिश की शाम है और मैं दोबारा अपने शहर की सड़क पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक भी भाग रहा हूँ। एक छोटा सा खोखल मेरे सामने खुल गया है और एक उत्कट भयंकर सी आकांक्षा मन में जगती है, उसमें छिप जाने की, जैसे उसमें छिप जाने से ही सब कुछ सुलझ जाएगा, सब कुछ बहुत सहज हो जाएगा। लेकिन ये खोखले नहीं हैं,
ये पीड़ा है जो बराबर बराबर से बट गई है मेरी देह के विभिन्न अंगों में, बिल्कुल नई किस्म का दर्द जो अपने में संपूर्ण है और जिसे आज तक मैंने नहीं पहचाना। हाउ फनी इट इज़, हाउ वंडरफुल फनी। बीच बीच में चेतना का पर्दा खुल जाता है और मुझे आश्चर्य होता है कि ये मैं हूँ, और मुझे ऐसा विश्वास नहीं होता कि मैं बाहर आ गया हूँ, अपने से बाहर जहाँ मुझे कोई नहीं बचा सकता। अंधेरे से बाहर जहाँ वे हैं। वो शुरू अगस्त की एक रात थी। वो मुझे गली के गंदरे खामोश कोने में छोड़ गए थे। कितनी देर तक मैं वहाँ पड़ा रहा मुझे कुछ भी याद नहीं। बीच बीच में मेरी आँख खुल जाती थी। एक पतली और पारदर्शी धुंध के पीछे लंदन का आकाश घिर आता था, फिर आंखें मूंद जाती थी और मुझे लगता था जैसे मैं एक धुंध को छोड़कर दूसरी धुंध में सिमट आया। कितनी देर ऐसे ही रहा, फिर मैं सतर्क हो गया। पैरों की आहट मेरे पास चली आई थी, बहुत मंद गति से। मैं ऊँघने लगा था। शायद ये सपना हो। देर तक मालूम नहीं हो सका कि कोई बराबर मेरे कंधों को हिला रहा था। क्या ज़्यादा चोटें आई हैं? नहीं, ज़्यादा नहीं। आंखें खुल गई। मेरे ऊपर जॉर्ज का चेहरा झुका हुआ था। लागर की हल्की सी गंध मुझे छू गई। न जाने क्यों उस गंध के संग एक दूसरी स्मृति उभर आई। मोजार्ट के सैड नोट की एक बहुत पुरानी ट्यून भी नहीं, महज एक टूटी टहनी सी थी गंध, जिसे कुछ घड़ियों पहले पब में अचानक पहचाना था। तुम यहाँ हो? मुझे मालूम था वे तुम्हें यहाँ लाए हैं। मैं देख रहा था। उसने कहा। बिली कहाँ है? लेट हिम गो टू हेल। अगर वो नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। क्या कुछ नहीं होता? अचानक बड़ी सड़क से एक कार गुजर गई। हमारी आंखें चुंधी आ गई। मेरा ध्यान पहली बार अपनी ओर खिंचाया। कमीज का कॉलर ऊपर से फट गया था। पैंट पर गर्द, धूल और बियर के धब्बे थे और मुझे लग रहा था कि बदन के पसीने से चिपकी मेरी बनियान से एक बोझिल गीली गीली सी भाप निकल रही हो। तुम वापस क्यों आए? मैं भीतर आना चाहता था तुम लोगों के पास, लेकिन तुम जानते हो। इट्स ऑल राइट जॉर्ज। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। मेरे मुंह का स्वाद एकदम कसैला हुआ आया, जैसे मैं एक लंबे बुखार के बाद उठा हूँ। पास ही लैंप पोस्ट का पीला दायरा था। मैंने उसके बीचों बीच थूक दिया, बिल्कुल लाल जैसे पान का पीक। ये खून है। मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैंने एक बार फिर थूका। इस बार अपने खून को दोबारा देखने का लोभ संवरण ना कर सका। तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई? जॉर्ज ने कहा। उसके स्वर में एक बंधी बंधी सी कुंठा थी। मुझे वो कुछ अजीब सी लगी। मैं चुप रहा और फिर खड़ा हो गया। एक क्षण तक गली की दीवार से मेरा सिर टिका रहा। खट खट खट। अब भी वो आवाज़ मेरी नसों के बीच फड़फड़ा रही थी। हम चुपचाप ट्यूब स्टेशन की ओर चलने लगे। मेरी जेब में अब भी 2 शिलिंग पड़े थे। अनायास मेरी कांपती उंगलियां उन्हें सहला देती थी। बाहर सड़क पर अगस्त के पत्ते थे। लंदन का धुआं रात के परे गिरता जा रहा था। तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम समझते हो। जॉर्ज ने ज़बरदस्ती मेरा कंधा पकड़ लिया। इट इज़ ऑल राइट। मैंने उसका हाथ कंधे से अलग कर दिया। काश वो इस समय मेरे संग ना होता। हम ट्यूब स्टेशन की सीढ़ियाँ उतरने लगे। प्लेटफॉर्म उजाड़ पड़ा था। बेंचों पर इक्के दुक्के आदमी बैठे ऊँघ रहे थे। हमारे बिल्कुल पास खंबे की आड़ में एक चौड़ा दीवार से सटा था। लड़की अपने बालों पर बार बार हाथ फेरती थी। उसके सामने खड़ा युवक कुछ दबे स्वर में फुसफुसा रहा था। लड़की बार बार हंसने लगती थी और फिर चौंक कर दोनों ओर देख लेती थी। टिकट खरीद कर हम पास की खाली बेंच पर बैठ गए। तुम लंदन में ही रहोगे? वो चुप रहा। उसकी आंखें बत्तियों के परे अंडरग्राउंड की सुरंग पर स्थिर थी, अंधेरी सीली। लगता था सुरंग का अंधेरा ऊपर शहर के अंधेरे से कट गया हो, जैसे गंदले पानी का ठहरा चहबच्चा हो। न जाने विली कहाँ चला गया। विली? मैंने उसे देखा नहीं, उसने कहा। लेकिन तुम बाहर खड़े थे, तुमने अभी कहा था। मैंने कुछ भी नहीं देखा। हम फिर चुप हो गए, किंतु उस चुप्पी में एक बोझल सा तनाव था, जैसे कोई चीज बार बार हमारे बीच आ जाती हो। हम बार बार उसे अलग ठेल देते हो। तुम समझते हो मैं झूठ बोल रहा हूँ, उसने कहा। मैं दूसरी ओर देखने लगा। तुम कुछ भी समझो, मुझे इसकी कतई परवाह नहीं है, उसने कहा। डोंट बी सिली, मैंने कहा। तुम मेरा विश्वास नहीं करते। इस बार उसने मेरी ओर देखा। तुम सोचते हो मैं भाग गया था। उसके होठ कांप रहे थे। डैम इट, आई से डैम इट। उन्होंने मुझे पकड़ रखा था और मैं तुम्हारे पास। इट इज़ ऑल राइट जॉर्ज। ओह नो, इट्स नॉट ऑल राइट। वो जैसे चीख रहा हो। पास की बेंच पर ऊँघता हुआ आदमी उठ बैठा और हमारी ओर देखने लगा। जॉर्ज सुनो। मैंने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। बेंच के हत्थे पर उसका चेहरा दोनों हाथों के बीच दबा था और बार बार हिल उठता था। आई वॉज अफ्रेड, टेरिबली अफ्रेड। हम दोनों कांप रहे थे। अफ्रेड। मैं सामने देखता रहा। अंडरग्राउंड का अंधेरा जैसे धीरे धीरे हिल रहा हो, एक पर्दे के मानंद जो भी उठ जाएगा। मैं उस क्षण जॉर्ज से डरने लगा, खुद अपने से डरने लगा। मुझे लगा जैसे मैं अब कभी उसकी ओर नहीं देख सकूंगा।
उस क्षण में कोई भयंकर चीज़ कर सकता था, मैं उससे बहुत कुछ कहना चाहता था, कुछ भी, किंतु अब हम दोनों एक संग होते हुए भी अचानक अकेले पड़ गए थे और वो रो रहा था और मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। शायद इससे भयंकर और कोई चीज़ नहीं जब दो व्यक्ति एक संग होते हुए भी ये अनुभव कर लें कि उनमें से कोई भी एक दूसरे को नहीं बचा सकता। जब ये अनुभव कर लें कि बीती घड़ियों की एक भी स्मृति, एक भी क्षण उनके मौजूदा इस गुजरते हुए क्षण के निकट अकेलेपन में हाथ नहीं बटा सकता, साझी नहीं हो सकता। तब हम चौंक गए। दूसरे प्लेटफॉर्म पर वॉरेन स्ट्रीट जाने वाली ट्यूब आ रही थी। जॉर्ज को एसी में जाना था। हमारे आसपास की बेंचों पर घूमते हुए लोग सहसा उठ खड़े हुए। ट्यूब की तेज हेडलाइट में न्यू एक्टन की अगली सुरंग का अंधेरा जरा पीछे खिसक गया। सीढ़ियों से कुछ लोग भागते हुए नीचे प्लेटफॉर्म पर उतर रहे थे ताकि वॉरेन स्ट्रीट जाने वाली आखिरी ट्यूब को पकड़ सके। जॉर्ज खड़ा हो गया। उसने एक बार भी मुझे नहीं देखा और दूसरे क्षण भीड़ के संग वो भी ट्यूब की तरफ भागने लगा। ट्यूब के ऑटोमेटिक दरवाजे क्षण भर के लिए खुले और भीड़ को अपने भीतर निगल कर दूसरा ही क्षण बंद हो गए। पहियों की भड़बड़ाती आवाज़ धीरे धीरे बंद पड़ गई और फिर सब पूर्ववत शांत हो गया। सुरंग के जिस अंधेरे को ट्यूबलाइट की हेडलाइट ने पीछे खिसका दिया था वो फिर अब वापस लौट आया। सिर्फ प्लेटफॉर्म की खुली छत के परे न्यू एक्टन की रोशनियां अंधेरे में चुपचाप झिलमिलाती रही। खंबे की आड़ में युवक ने कहा अगली गाड़ी से और उसे चूम लिया। लड़की की आंखें मूंद गई। उसने देखा भी नहीं और मुझे लगा जैसे मुद्दत से मैंने सिगरेट नहीं पी।